अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि 21 अप्रैल बरोज मंगल को आपका केमिस्ट्री क्लास 10 का पेपर है फेडरल बोर्ड का, और आज है जुमेरात। तो जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, तो आपके पास पूरे 5 दिन हैं। रात गुजर गई पिछली, इन 5 दिनों में केमिस्ट्री की आराम से आप तैयारी कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला 65 में से 60 प्लस नंबर इजीली सिक्योर कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है इस पॉइंट पर। और इंशाल्लाह मैं आपको इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स भी बताऊंगा, उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें हम मॉडल पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ना सिर्फ मॉडल पेपर के बल्कि जो पास पेपर है एनुअल 2025 का, उसका जो लोकल ग्रुप है पहला और दूसरा ग्रुप, फिर सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन हुआ था, तो वो 3 पेपर भी पूरे सॉल्व करेंगे और पूरा एनालाइज करेंगे। इस तरह तैयारी करेंगे कि आपके सारे के सारे शॉर्ट भी हो जाएंगे और सारे के सारे आपके लॉन्ग भी हो जाएंगे और एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो रट्टा नहीं मारना, इसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है अच्छे नंबर लेने के लिए। तो मैं आपको इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज कराता हूं, आपको अगर समझ आएगी तो इसका मतलब है फिर लाइव स्ट्रीम भी हम कर सकते हैं। हम लाइव स्ट्रीम्स करता हूं मैं, 9th के साथ काफी की हैं, कंप्यूटर साइंस की भी 1-2 की थी। तो केमिस्ट्री और आगे आपका मैथ का पेपर रहता है, बड़े क्रूशियल पेपर है, तो मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा कि लाइव सेशंस को ज्वाइन करें। उसमें हम सिर्फ पेपर भी सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि आपको तरीका बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो नहीं भी आता तो फिर भी आपने वहां पर क्या लिख के आना है, क्योंकि कुछ ना कुछ लिख के आना ना लिखने से बहुत बेहतर है। ना लिखने में 0 नंबर मिलते हैं और अटेम्प्ट करके आएंगे, थोड़ा सा रिलेटेड लिख के आ जाएंगे तो मे भी आपको पार्शियल नंबर मिल जाए। शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, शायद आपको 1 नंबर मिल जाए, 1.5 नंबर मिल जाए, आधा नंबर मिल जाए, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा ना इंशाल्लाह। तो प्रॉपर कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे और देखेंगे कि पहले क्या आता रहा है, आगे क्या आ सकता है। तो लाइव सेशन के लिए लाजमी जो है ना आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। आज मेरा प्लान है लाइव सेशन करने का, सो सी यू देयर। अभी हम करते हैं ये एमसीक्यूज मॉडल पेपर के। तो ये हमारे पास पहला एमसीक्यू है जी, अ स्टूडेंट प्लेसेस अ पीस ऑफ ड्राई आइस। ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसको ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। इन अ सील्ड कंटेनर, कंटेनर के अंदर बंद है। आफ्टर अ वाइल द कंटेनर एक्सपेंड्स एंड मे इवन बर्स्ट। कुछ देर बाद कंटेनर एक्सपैंड करता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कहने का मतलब है उसमें प्रेशर जब इंक्रीज किसी चीज के अंदर होता है ना, तो इट मींस कि फिर वो बर्स्ट हो जाता है। व्हाट इज बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? तो याद रखिए जो ड्राई आइस होता है ना वो सॉलिड है और सॉलिड से वो डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसमें? गैस के अंदर, सॉलिड से गैस में। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म नहीं बनती और ये कंटेनर सील्ड है, ठीक है ना, तो बाहर से कुछ नहीं हमारे पास आ रहा। इस वजह से तो यहां पर क्या है आंसर? द ड्राई आइस सब्लाइम्ड। ये सब्लाइम होती है प्रोड्यूसिंग अ गैस दैट इंक्रीजेस प्रेशर। जिस तरह किसी भी प्रेशर कुकर हो गया या कोई भी चीज होती है, जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो साइडों पर बेसिकली वो फोर्सेस एक्सर्ट करता है कंटेनर के, जिसकी वजह से वो कंटेनर बर्स्ट हो जाता है। तो जो ये ड्राई आइस है ये सब्लाइम होती है, सब्लिमेशन। इसमें लिखा हो कि मेल्टेड, मेल्टेड का मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। सब्लिमेशन का मतलब है कि डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में जाएगी। द डायरेक्टेड ऑक्सीजन टू, ऑक्सीजन कहां से आ गया? ऑक्सीजन तो एयर में होती है और वो सील्ड कंटेनर है, बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। द कंटेनर अब्सॉर्ब एक्सटर्नल हीट। एक्सटर्नल हीट कैसे अब्सॉर्ब करेगा? तो सील्ड है, तो इस वजह से बाकी सारे ऑप्शन के इररेलेवेंट और गलत है। तो हमने ना सिर्फ इसको किया बल्कि बाकी ऑप्शन भी देखे और अंडरस्टैंड किया कि एक्चुअली सब्लिमेशन होती क्या है और बाहर से ऑक्सीजन या हीट वगैरह क्यों नहीं आती, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था। अच्छा जी, सेकंड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा होता है जिसमें कैथोड भी होता है, जिसमें एनोड भी होता है। तो यहां पर एक बात याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, तो लेट्स से ये हमारे पास एनोड है, एनोड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है जी? पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड पर, और कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है जी? नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड पर। और एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। ये हम जब ये चैप्टर करेंगे तो ऑक्सीडेशन कहते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आपका कोई मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज करके पॉजिटिव आयन बना रहा है। जिस तरह कॉपर है ना, वो कॉपर +2 आयंस बनाता है, पॉजिटिव आयंस बनाता है। तो ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ ऑक्सीजन भी इसको कहते होते हैं। इसकी मल्टीपल डेफिनेशन है, 4 डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रॉन लूज जब कोई मेटल करती है तो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल आपके पास है, जिस तरह कॉपर है, तो कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो Cu2+ आयन बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे एक्सटर्नली। अंदर तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होती है, उस जरिए नहीं होती, वो आयोनाइज होता है। ये एक्सटर्नली जो है ना
एक्सटर्नली हो इलेक्ट्रॉन, जो भी कोई मेटल है जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन आपके एक्सटर्नल सर्किट से एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये होती है आपके इलेक्ट्रोलिसिटर में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर, ऑक्सीडेशन और एनोड इस तरह आप याद कर लें। तो एनोड से कैथोड जाएंगे एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं जाते, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो आयोनाइज होता है। ठीक है, तो वैसे नहीं जाते, तो कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं एक्सटर्नली ट्रेवल करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, कैथोड टू एनोड नहीं जाते इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जाएंगे, बल्कि ये जहां पर जो मेटल पड़ी है वो आयंस लूज करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और पॉजिटिव आयन बनाएगी मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ट्रेवल करेंगे एक्सटर्नली। जब हम चैप्टर डिटेल से करेंगे तो मैं आपको वहां पर बता दूंगा। ठीक हो गया जी, तो ये इसका क्या है आंसर। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, या अमोनिया का रिएक्शन, इसको हैबर प्रोसेस कहते हैं, विद which physical factor has the greatest impact on the reaction rate as the reaction progress। देखिए ये जो टेम्परेचर है ये एक्सटर्नल फैक्ट है, ये आपका जो है ग्रेटेस्ट रिएक्शन रेट के लिए ये फैक्ट नहीं है, ना ही कैटालिस्ट है, ना ही वॉल्यूम है, बल्कि कंसंट्रेशन स्टार्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की जीरो होती है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करता है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आप खुद देखें, एक जगह प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक जगह थोड़ा प्रेशर है, तो प्रेशर हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। ठीक है, ट्रेवल करता है, समझ आ गई ना, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होती है। यहां पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा मोल्स हैं रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट के कम है, लिहाजा रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, और मेन रोल क्या है, कंसंट्रेशन का है। ठीक है जी, तो जब हम इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल से इस टॉपिक को भी देखेंगे। नेक्स्ट, विच केटाइंस जनरली फॉर्म सॉल्युबल साल्ट इन वाटर। केटाइंस होते हैं पॉजिटिव आयंस जो होते हैं। ठीक है, और याद रख लें जो मेटल्स होती है वो हमेशा केटाइंस बनाएंगे। पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, ये सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, ये हमेशा जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं। केटाइंस हमेशा वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप 1 के है। तो जो ग्रुप 1 उनको अल्कली मेटल कहा जाता है, और अल्कली कहा भी उनको जाता है जो कि वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, जो कि आपके वाटर में सॉल्व हो जाते हैं। जिस तरह के सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपके पास हो गया, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, इनको वाटर सॉल्युबल बेसिस कहा जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इस तरह अमोनियम भी आपके पास, ये केटाइंस ये भी सॉल्व होते हैं, उसको भी हम क्या लिखते हैं, NH4OH लिखते हैं, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाटर में बेसिस क्या होती है, सॉल्व होती है। कुछ इनसॉल्युबल बेसिस भी होती हैं, लाइक कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद एन इनसॉल्युबल बेस आर। याद रखें, जब भी आपके पास एसिड हो ना और बेस हो, बेस सॉल्युबल हो, बेस इनसॉल्युबल हो। सॉल्युबल बेस का मतलब होता है, जिस तरह अभी हम देखा कि पानी में हल हो जाए, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH अभी बताया आपको, ये सॉल्युबल बेसिस होते हैं। और कुछ बेसिस इनसॉल्युबल होते हैं, लाइक आपके पास जो है इनसॉल्युबल बेस की एग्जांपल आएगी, इनसॉल्युबल बेस की, जिस तरह अभी बताया कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, या आयरन हाइड्रोक्साइड है, FeOH थ्राइस, ये इनसॉल्युबल बेसिस होती हैं। सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो, एसिड के साथ रिएक्ट हो तो हमेशा आपके पास साल्ट बनना ही बनना है और वाटर बनना ही बनना है। ये मैंडेटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये बनने ही बनने हैं, साल्ट और वाटर, जब इनसॉल्युबल बेसिस हो या सॉल्युबल बेसिस हो और साथ एसिड हो। तो इसका मतलब है साल्ट प्लस वाटर क्या होता है, ये मैंडेटरी है, ये बनना ही बनना है, सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब चैप्टर डिटेल से करेंगे तो हम इंशाल्लाह वहां पर भी देखेंगे। व्हाट आर एसेंशियल कंडीशन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम हैबर प्रोसेस। भाई इसकी जो कंडीशंस होती हैं, जो कैटालिस्ट होती हैं, वो बेसिकली आपके पास 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, और आयरन एज अ कैटालिस्ट, या ताकि एक मिक्सचर होता है आयरन का और मोलिब्डेनम का, MO उसको कहते हैं, मोलिब्डेनम। ठीक है, MOLEBDENUM। तो इसका मिक्सचर होता है बेसिकली, उसमें से पास किया जाता है, वो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो आयरन के साथ MO भी होता है। ठीक है जी, तो इसका ये आंसर है, और ये रट्टे है बेसिकली, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। अ स्टूडेंट प्लॉटेड अ ग्राफ, एक्सपेरिमेंट ग्राफ बनाता है ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन वर्सेस reactant concentration versus time for chemical reaction. What does a steeper slope indicate? अब देखें ना, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसका टाइम के साथ ग्राफ बनता है, यानी यहां पर टाइम है और यहां पर कंसंट्रेशन है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की।
CuNC लिखते हैं इसको। तो स्टीपर का मतलब ये होता है कि आपकी ग्राफ ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, या हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन ना हो बल्कि ऐसे जा रही हो, ठीक है। स्टीपर का मतलब है कि थोड़े टाइम में कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई। तो याद रखना है कि जो स्लोप होती है ना आपकी, वहां पर होती है कंसंट्रेशन, ऊपर होती है चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि वाई एक्सिस का पैरामीटर है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये स्लोप स्टीपर तब भी हो सकती है जब यहां पर चेंज बहुत ज्यादा है इन अ मिनिमम टाइम, थोड़ा टाइम गुजरा यानी चेंज इन टाइम थोड़ा हो और कंसंट्रेशन ज्यादा हो, बिकॉज स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर ये ज्यादा है तो रिएक्शन रेट बहुत ज्यादा फास्टर जाएगा। तो ये फास्टर रिएक्शन रेट की अलामत होती है जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा और टाइम थोड़ा हो। थोड़े टाइम में देखिए कितनी अब्रप्ट चेंज आ गई, कितनी अब्रप्ट चेंज आ गई, यहां पर भी टाइम चेंज हो रहा है और थोड़े टाइम में देखिए आपके पास ग्राफ ये स्टीपर बन रहा है, ये स्लोप क्या बन रही है, स्टीपर बन रही है। तो इसका मतलब है फास्ट रिएक्शन रेट होता है कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा होती है, यानी चेंज इन वाई एक्सिस बहुत ज्यादा चेंज है, एक्स एक्सिस बहुत थोड़ा चेंज है, इसका मतलब ये होता है। और स्लोप बेसिकली आपकी ये होती है, इसको ग्रेडियंट भी कहते होते हैं, ठीक है जी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवेपोरेशन इन साल्ट प्यूरिफिकेशन? इवेपोरेशन मतलब पानी को रिमूव कर दें, जो वाटर है ना, वाटर वेपर्स वो रिमूव कर दें। जब वाटर वेपर रिमूव करते हैं तो वो क्रिस्टल्स बनती हैं फिर हमारे पास साल्ट की, क्या बनती हैं, क्रिस्टल्स। तो यहां पर देखिए क्रिस्टल का लिखा हुआ है, टू कंसंट्रेट द साल्ट, यानी कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाएगी, वाटर रिमूव हो गया तो उसकी क्या बन जाएगी, क्रिस्टल्स बन जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मोलर बैस आपको दे दिया गया। स्टूडेंट्स स्टोइकोमेट्री वाले चैप्टर बड़े परेशान होते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं। भाई आप अगर लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे ना तो ये आपके लिए वॉकिंग इन द पार्क हो जाएगा, बिलीव मी। अगर आपको जितना भी खौफ और डर है ना कि हुआ है ये स्टोइकोमेट्री और प्रॉब्लम्स होते हैं और हमें नहीं आते, मैं आपको इंशाल्लाह ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा, अल्लाह के फजल और करम से आपके फिंगर टिप्स हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आता है, आपका इंशाल्लाह 100% कंफर्म होगा। लेकिन बिलीव इन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट इन अल्लाह एज वेल, ठीक है। हम पढ़ेंगे मिलकर, तैयारी करेंगे, आप देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल्स आपके फिंगर टिप्स हो जाएंगे। अब देखें तो फार्मूला क्या होता है, मोल्स का और ग्राम्स का और मोलर मास का रिलेशन, उसका रिलेशनशिप क्या है, तो मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये नहीं मैं यहां पर लिखना चाहूं तो मोल्स क्या होते हैं, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, इसको मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। तो यहां से उसने पूछा कि हाउ मेनी ग्राम्स, ग्राम्स निकालो, तो मास निकालना है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी मास इन ग्राम्स हमारे पास आ जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास mm का, यानी दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई, दोनों क्या मतलब मोलर मास को जो कि 58.5 है, ठीक है, और साथ मोल्स को, तो मोल्स आपके पास 2 हैं, मोलर मास कितना है जी 58.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 क्या आ जाएगा आंसर। बेशक कैलकुलेटर्स करके देख ले, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, वैसे तो इतनी लंबी चौड़ी को मल्टीप्लिकेशन है नहीं, लेकिन फिर भी 58.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, द आंसर इज 117, ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल जो है ना, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और इसमें हमने ऑक्सीडेशन करनी है, तो उसका मतलब है ऑक्सीजन ऐड करनी है। ये जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो वहां से डिटेल से देखेंगे। देखिए एथेनॉल आपके पास होता है CH3 CH2 और OH, और इसको C2H5OH भी लिखते हैं। इसमें हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन करनी है, तो मतलब 2 जो आपके पास है नेसेंट ऑक्सीजन वो इसमें ऐड करने हैं, तो या इसमें ऐड कर दें या ये फार्मूला, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो होता क्या हमारे पास, ये आपके पास बनता है जी एथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं। कार्बन देखिए आपके पास जो एथेनॉल है 2 कार्बन होते हैं, कितने कार्बन, तो ये 2 कार्बन रहेंगे, ऑक्सीजन ऐड हो भी गई तो कार्बन कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। तो आपके पास फार्मूला क्या बन जाता है प्रोडक्ट्स का, ये बनता है जी आपके पास CI3COOH, और वाटर इसमें से रिलीज हो जाता है, क्या बनता है CI3COOH। ये आपके पास होता है जी एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है और एथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर कैसे, देखें आपके पास यहां पर एक ऑक्सीजन
जो है ना, एक ऑक्सीजन यहां से निकलेगी और यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बनाएगी वाटर, पीछे एक ऑक्सीजन रह जाएगा, वो इस O के साथ आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। तो जब भी आपके पास अल्कोहल जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, मतलब ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब यही है कि ऑक्सीजन के ऐड होना, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना, ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूव होना, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। इसको हम डिटेल्स देखेंगे। तो हमारे पास क्या बनता है जी, जितने कार्बन हो कार्बन चेंज नहीं होंगे, तो इस वजह से ये देखें 5 हो गया, ये 4 हो गया, बेंटोनिक में 4 होते हैं, पेंटोनिक में 5 होते हैं, इसमें 1 होता है। तो इस वजह से आंखें बंद करके एथेनोइक एसिड ही आंसर था इसका। ठीक हो गया जी, मैंने समझा दिया। इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कौन सा, ये जो COOH ग्रुप होता है ना, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें इसकी पहचान करेंगे कि COOH ग्रुप होता है, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। और इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। जो अल्कोहलिक होता है इसको ऐसे भी लिखा जाता है COOH। तो ये जो ग्रुप है ना, ये वाला, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और ये क्या होता है, ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनाते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक कोई कहते हैं, कोई कार्बोक्सिलिक कहते हैं, जो मर्जी कह लें, लेकिन समझ आपको आ गई कि इस एक ग्रुप में 2 ग्रुप्स हैं। कार्बोनाइल आपके एल्डिहाइड कीटोन के अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एस्टर्स में भी ये होता है, ठीक है जी। तो इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकंड लास्ट MCQ, गैसोहोल। ये गैसोहोल है, गैसोहोल भी कहते हैं, गैसोहोल इज अ मिक्सचर ऑफ, जिस तरह नाम से जा रहा है, इसमें गैस वगैरह कुछ भी नहीं होती, गैसोलीन होती है, जिसको हम पेट्रोल भी कहते हैं, और अल्कोहल का मिक्सचर है। किसका जी, गैसोलीन, जिसको हम पेट्रोल जो कि हाइड्रोकार्बन है, और साथ अल्कोहल का मिक्सचर है, जिसको गैसोहोल कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारा जी लास्ट MCQ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल टेक प्लेस एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो याद रखें जो एनोड है उसमें हमेशा क्या होती है, मैंने बताया था एनोड ए से, और ऑक्सीडेशन, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन यानी बेसिकली साउंड है ऑक्सीडेशन, और ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम देखें इलेक्ट्रॉन माइनस होने हैं, कहां से, रिएक्टेंट से। तो या तो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट से माइनस होंगे या प्रोडक्ट्स में ऐड होंगे। तो यहां पर थोड़ा ट्रिकी है, यहां पर देखें ना, ये ऐड हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में। भाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जिस तरह हमने कॉपर, ये जो कॉपर आयन बने थे, ये कॉपर मेटल था, इसने 2 आयन रिलीज किए, तो प्रोडक्ट्स में ऐड होते हैं, यहां से सबट्रैक्ट होते हैं। तो अगर ये इधर आएंगे तो इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट से रिलीज हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो फिर भी ऑक्सीडेशन है। प्रोडक्ट्स में ऐड हो रहे हैं, फिर भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहां पर अगर रिलीज होंगे तो इधर आके ऐड ही होंगे ना। तो इस वजह से यहां पर अगर देखें तो ट्रिकी क्वेश्चन है, तो यहां पर ऐड कर रहा है, तो यहां पर भी ऐड कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो यहां देखिए ये माइनस हो रहे हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, 4 निकल रहे हैं। अगर ये -4 इधर लिख दें या इधर आके प्रोडक्ट्स में +4 इलेक्ट्रॉन लिख दें, एग्जैक्टली दोनों सेम है, दोनों का एक ही मतलब है, यहां से लॉस हो रहे हैं और प्रोडक्ट में आके ऐड हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है जो कि वाटर से बनते हैं, क्योंकि वाटर आयनाइज होता है ना, H2O जब आयनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन बनाता है और साथ हाइड्रोक्सिल आयन भी बनाता है, OH नेगेटिव आयंस। तो इस वजह से यहां पर ये ऑक्सीडेशन इनकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर 4 हाइड्रोजन, यहां पर इसमें 2 लिखे हैं, तो ये 2H2O होता है अगर हम इसको बैलेंस करें तो इस वजह से ये भी गलत है, ठीक है। सल्फेट आयन इस तरह नहीं होते, बल्कि हाइड्रोक्सिल आयन की ऑक्सीडेशन होती है। तो ये हमने भी सारे के सारे MCQs कर लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसी तरह डिटेल से पढ़ाऊंगा। अगर समझ आपको आई है तो वो भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे इंशाल्लाह। और उसके लिए लाइव सेशन को लाजमी ज्वाइन करें, और कमेंट सेक्शन में रिकमेंड भी कर दें कि आप क्या टाइम सजेस्ट करते हैं। मेरा प्लान है कि हम 5:30 PM पर लाइव सेशन स्टार्ट करें। कितने पर, 5:30। असर की नमाज 5:15 पर हो जाती है, तो 5:30 PM पर टुडे हम काफी हद तक कवर कर सकते हैं, यानी कमिंग 3 to 4 डेज में पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उन चैप्टर्स को हाईलाइट करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल चैप्टर्स हैं। सो सी यू एट 5:30 PM टुडे। अब कमेंट सेक्शन में बताएं कि लाइव सेशन में आना चाहते हैं, आपकी क्या जो है फीडबैक है, क्या ये समझ आए MCQs, इससे कंसेप्ट भी क्या कुछ पता चले, वो रिवीजन भी हुई। मैंने सिंपल आंसर नहीं बताया कि इसका आंसर A है, इसका B है, C है, प्रॉपर रीजनिंग के साथ कि ये आंसर क्यों है, बाकी आंसर गलत क्यों है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नासिर।